अकबर की सबसे अनोखी मांग बीरबल ने किया पूरा। अकबर के दरबार में एक सर्दियों की सुबह कुछ अलग सी हलचल थी। हवा में चाय की खुशबू के साथ ही सवालों की भी खुमारी थी। दरबार के ऊंचे गुंबदों से लेकर नौकरों की छोटी छोटी पगडंडियों तक बात फैल चुकी थी। आज बादशाह ने कुछ अनोखा मांगा है। अकबर साहब ने मुरव्वत से सिर उठाकर कहा, आज मैं ऐसे ही आदेश नहीं देता, पर जो मांगूंगा उसे सुनकर सोचना मत, उसे पूरा करना पड़ेगा। दरबार उस ठहरते हुए वाक्य के बाद जैसे और भी जिंदा हो गया। हर आंख में उत्सुकता, हर दिल में उम्मीद और कुछ जगहों पर डर भी घर कर गया। नवाबों ने सोचा कि शायद कोई नया करम होगा, कोई जमीन का दान या कोई नया पानी का काम, पर अकबर की चालें अक्सर इतनी सीधी नहीं रहती थी। उन्होंने दरबार के बीच में ठहरकर बड़े ही धीमे स्वर में कहा, बीरबल, कल सुबह यही दरबार मेरे पास आना और मेरे लिए एक चीज लेकर आओ, सिर्फ एक चीज। वो चीज इस राज्य की सबसे मूल्यवान चीज होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम वो ला कर दिखाओ कि असल में हमारी कीमत क्या है। नवाबों के चेहरों पर चकित मुस्कान दौड़ी। एक एक कर करब के पन्ने पलटे जा रहे थे। कौन सी चीज इतनी अनमोल कहलाई जा सकती है कि समूचे राज्य के सामने रखकर कहा जा सके कि ये सबसे कीमती है? बीरबल ने थोड़ी शरारती सी मुस्कान दी, जैसे हर पहेली के पीछे छिपा हुआ उत्तर उसे पहले से मालूम हो। उसने कहा, जहांपनाह, कल सुबह मैं आपके पास एक वस्तु लेकर आऊंगा और आप खुद तय करिएगा कि क्या वही सबसे कीमती है। अकबर ने सिर हिलाया और दरबार की हलचल अपने आप में लौट आई, पर लोगों के मन में सवाल का दिया जल गया था। रात भर नन्हेबड़े सपने संजोते हुए बीत गई। शहर के बाजार में चर्चा शुरू हो गई। जौहरों, अजगरों के दांत, चांदी के बर्तन, सोने के सिक्के, सब कुछ संभावित उम्मीदवार बन गए। कोई कहता था कि सरकार की दौलत सबसे कीमती है, कोई कहता कि बादशाह की शक्ति ही सबसे अनमोल है। पर बीरबल की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो मुस्कुराकर अकेला निकल पड़ा। सुबह हुई। अकबर के दरबार में सारा शहर उमड़ पड़ा। नवाब, अफसर, व्यापारी, फकीर, सबको बताया जा चुका था कि बीरबल क्या लेकर आने वाला है। बीरबल दरबार में आया। उसके हाथ में कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा साधारण सा मिट्टी का कलश लेकर आया। रंग फीका, दाग धब्बों से भरा, उस पर कहीं कहीं दरारें भी थी। सबके होठों पर तिराना हास्य उभर आया। इतने बड़े प्रश्न का उत्तर एक मिट्टी के कलश से? बाजारी लोभ और दरबार की शान से भरपूर लोग हंस पड़े। नवाबों ने सोचा कि बीरबल फिर कोई शैतानी चाल चला रहा है। अकबर की भौहें ऊंची हुई। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये क्या है? क्या यही वो महान वस्तु है जो तुमने खोजी? बीरबल ने शांति से कलश मिट्टी में रख दिया और कहा, जहांपनाह, ये कलश सिर्फ एक कलश नहीं है। मुझे आज पूरे राज्य से कहा गया कि हर कोई अपनी सबसे कीमती चीज इस कलश में रख दे। मैंने कल रात दरवाजे दरवाजे जाकर ये कलश रखा और कहा, जो भी अपनी सबसे अनमोल चीज समझे उसे इस कलश में रख दे। मैंने सोचा कि कलश यहां रखकर देखूंगा कि लोग क्या रखते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि लोग क्या लाएं? अकबर के चेहरे पर जिज्ञासा की चमक आ गई। नवाबों में बेचैनी थी। कौन सी भयंकर सच्चाई सामने आने वाली है? बीरबल ने दरबार के सामने अपने हाथ खोले और कहा, अगर जहांपनाह अनुमति दें तो मैं कलश खोलकर बताता हूं। अकबर ने इशारा किया। बीरबल ने धीरे धीरे कलश का ढक्कन उठाया। दंगल सा मूक हो गया। जो चीजें कलश में थी वे न तो रत्न थी न सोना, वो बहुत ही साधारण चीजें थी। एक पुराने सैनिक का पत्र, जिस पर कुछ शब्दों के बीच धुंधले हुए आंसू थे। एक बच्चे का छोटा सा कागज पर बना हुआ चित्र, जिसमें एक घर, सूरज और एक मुस्कुराती मां थी। एक महिला का छोटा सूखा रोटी का टुकड़ा, एक खेत वाले का बीजों से भरा लिफाफा, एक नाई की पुरानी कंघी, नौकरानी ने एक छोटे से ताबीज में अपनी मां का दांत रख दिया था, किसी ने एक खोया हुआ बूट रखा था, एक व्यापारी ने अपना गुलाम का स्वीकृति पत्र रखा था,
और इतने सारे छोटे छोटे वस्तु जो दिखने में मामूली पर लोगों के लिए अमूल्य थे। दरबार में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। लोगों के होंठ अब मुस्कुराने को तैयार नहीं थे। बीरबल ने आंखें घुमाकर सभी और कहा, जहां पनाह, यही इस राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। ये भरोसा, ये त्याग, ये प्रेम और ये वादे। हर व्यक्ति ने अपनी सबसे कीमती चीज इसलिए रखी कि वो समझता है ये चीज उसे बचाएगी, ये चीज उसे याद दिलाएगी, ये चीज उसको उम्मीद देगी। क्या आप चाहेंगे कि हम इन चीजों की कीमत जांचें? क्या आप चाहेंगे कि हम इनके बदले रत्न और सिक्के गिने? पर मैं कहता हूं, इन चीजों में जो एक असली शहंशाह की दौलत है, वो शहंशाह को धन से नहीं, लोगों के दिल से मिल सकती है। अकबर ने सुना तो उसके दिल में एक अजीब गर्माहट आई। नवाबों की चकाचौंध के बीच उसकी आत्मा को कुछ और चाहिए थी। पर अकबर थोड़ा उकसाया गया। वो खेल पसंद करते थे, चुनौती में मजा लेते थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने लोगों से कहा कि वे अपनी सबसे कीमती चीज यहां रखें, पर क्या तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला जिसने सोचा कि उनकी चीज और भी अनमोल है? किसी ने कोई बड़ा रत्न नहीं रखा? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, कुछ लोगों ने सोचा कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वे नहीं आए। पर वही लोग जो सबसे ज्यादा दौलत रखते हैं, अक्सर खोया हुआ विश्वास रखते हैं। जो लोग गरीब थे, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चीज रखी, उनका दिल, उनका वादा, उनका सम्मान। और जो अमीर थे, उन्होंने अपने पास रखा उनका गर्व। कलश को भरकर मैंने देखा कि इस राज्य की नींव इन अनमोल छोटे छोटे चीजों पर टिकती है। अकबर को हल्का आश्चर्य हुआ, पर वो और सुनना चाहते थे। बीरबल ने टुक टुक करके कई किस्से सुनाने शुरू किए। एक सैनिक का जो हर रोज मैदान से लौटकर अपनी पत्नी को लिखता, और आखिरकार वो पत्र परिवार का सबसे कीमती धरोहर बन गया। एक नर्स की जिसने अस्पताल में अपने बदले एक गरीब का हाथ पकड़ा और रात भर उसे चैन दिया। एक किसान जिसने अपने अंतिम बीज एक भूखे बच्चे के हाथ में रख दिया ताकि वो कल रोपे। एक व्यापारी की पत्नी जिसने अपना नेम का हार तोड़कर अस्पताल के लिए दान कर दिया। हर कहानी में छोटी छोटी हंसी भी रहती थी, जैसे तीखे नाई की कंघी का किस्सा, जिसका असल में उसके घर के बच्चे का पहला खिलौना होना, और जोरदार ठहाके भी। पर हर ठहाके के पीछे एक नम आंख थी, एक मानवीय एहसास था। दरबार में बैठे नवाबों को ये सब सुनाई दे रहा था। कुछ हंसते, कुछ सोचते और कुछ खामोश। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह, कलश में रखी हर वस्तु किसी की कहानी कहती है। आप जो राज दौलत समझते हो, वो इन कहानियों की तुलना में महज धूल है। अगर शाही खजाना भी खाली हो जाए, पर लोगों के दिलों में आपके प्रति प्यार रहे, तो आप महान रहोगे। पर अगर खजाने भर रहेंगे और लोगों के दिल खामोश होंगे, तो आप खाली दिखेंगे। अकबर ने बीरबल की बातों की गंभीरता को आत्मसात करते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा कहा, पर अब मैं चाहूंगा कि ये कलश सिर्फ कहानी बने नहीं रहे। इसे इस किले के सामने एक वचन पिंड बनाओ। मैं चाहता हूं कि हर साल हम एक दिन चुने जब हर आदमी अपने पास से एक चीज उतने जितनी उसकी सबसे कीमती हो, ताकि हम याद रखें कि हमारे पास असली दौलत क्या है। सबने तालियां बजाईं, पर कुछ चेहरे थे जो संतुष्ट नहीं थे। नवाबों के भीतर अभी भी वो पुराना सोच रहा था कि शक्ति का असली आधार क्या है। पर बीरबल के चेहरे पर ग्लानि नहीं थी, सिर्फ मुस्कान। उसने कलश उठाया और कहा, जहां पनाह, यदि आप चाहे तो मैं कल पूरे राज्य में घूमकर इन छोटी छोटी कहानियों को इकट्ठा कर लूं और उनके साथ एक किताब बनाऊं, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि हमारी सबसे बड़ी चीज क्या थी। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। उस दिन के बाद कलश को वचन पिंड कहा गया और वो किले के मुख्य द्वार के पास रखा गया। बीरबल ने कलश लेकर चलना शुरू किया। वो उन गलियों में गया जहां रत्न नहीं होते पर कहानियां मिलती थी। वो उन खेतों में गया जहां लोग मिट्टी में दांतों जैसा दर्द गाड़ कर भी हंसते थे। वो उन घरों में गया जहां वृद्ध लोग बंधे हुए जूते ठीक करते
और बच्चे उनके हाथों में अपना भविष्य देखते। उसने हर जगह से एक एक छोटी चीज ली, पर उससे भी ज्यादा ली। वो लोगों की बातें, उनकी हंसी, उनकी रसोई की खुशबू, उनके आंसू और उनके वादों को अपनी जेब में भर लेता। कभी कभी वो कुछ मीठा खा लेता, कभी किसी के लिए झूठ बोलकर मुस्कान उगला देता, और कई बार वो अपने आप को एक बच्चे की तरह बना देता ताकि लोग खुलकर अपना दिल खोल दे। ऐसा करते करते उसकी थकान तो होती, पर उसे वो सुकून मिलता कि जैसे किसी ने एक बूंद भींट दी हो। किसी गांव में उसने एक बूढ़ी औरत से मुलाकात की जो अपनी बुनाई का आखिरी धागा खो रही थी। उसने कहा, बेटा, मेरा आखिर का धागा भी बहुत कीमती है, पर मैंने उसे अपने पोते की पहली शॉल के लिए रखा है। बीरबल ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या तुमने कभी इसका कोई बड़ा इस्तेमाल किया है? बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, जब तेरे जैसी कोई बड़ी मुसीबत आई थी तब मैंने इसी धागे से एक पट्टी बांधी थी, और उस समय उसने मेरे पति की बाह बांधी थी। वो बच गया। उस समय से यह धागा मेरे लिए जिंदा उम्मीद है। बीरबल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या मैं ये धागा आपके लिए रख सकता हूं, ताकि बादशाह भी जान सके कि किस तरह एक धागा किसी के परिवार का सहारा बन जाता है? और महिला ने उसे दे दिया। बीरबल ने उस धागे को कलश में रखा और मुंह पर एक सधी मुस्कान लिए निकल पड़ा। एक और जगह उसने एक जवान सैनिक का पत्र पाया जिस पर लिखा था, मेरी रानी, आज मैंने अपने लिए नहीं, देश के लिए फैसला किया। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही मेरा असली इनाम है। सैनिक का पत्र कलश में रखा गया और बीरबल को महसूस हुआ कि असली मूल्य किसी चीज की कीमत से नहीं, किसी भावना की कीमत से मापा जाता है। उसने एक गरीब नाई की पुरानी कंघी ली जिस पर बच्चे के नाम के साथ लिखा था, नाई का पहला बचपन। उसने खरीदार की पत्नी का ब्रेक उपहार लिया जिसे उसने बेचकर दवा दिलवाई थी। हर तरह की चीज मिली और हर चीज में एक जीवन छिपा हुआ था। कई महीनों के बाद बीरबल वापस अकबर के पास लौटा, पर इस बार उसके हाथ में वही खाली कलश नहीं था। कलश अब भारी हो चुका था, भारी उस बोझ से जो लोगों की कहानियों का था। बीरबल ने दरबार में जाकर कलश रखा और कहा, जहांपनाह, ये कलश अब सिर्फ कलश नहीं रहा, इसमें हर वस्तु के साथ उसकी कहानी भी है। मैंने ये सब किताब की तरह संजो कर रख लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वह कुछ पढ़कर सुना सकता है। बीरबल ने एक एक करके उन कहानियों को पढ़ना शुरू किया। कभी हंसी आती, कभी आंसू आते, कभी गर्व उमड़ आता। अकबर ने हर कहानी के साथ खुद को जोड़कर देखा। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ एक सम्राट नहीं, बल्कि इन लोगों की जिंदगी में एक किरदार भी है। ये सुनने के बाद अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मेरे लिए कुछ किया है जो किसी खजाने के बारे में सोचना नहीं सिखाता। तुमने मुझे मेरी जनता का चेहरा दिखाया है, पर इतनी बड़ी सीख के बाद भी मैं चाहूंगा कि इसका कोई चिन्ह रहे, कोई ऐसा निशान जो लोगों को याद दिलाए कि हमारी असली दौलत क्या है। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, वही वचन पिंड इसे याद दिलाता रहेगा। हर साल उस दिन लोग अपनी सबसे कीमती चीजें लेकर आएंगे और यह राज्य हमेशा याद रखेगा कि उसका असली खजाना क्या है। पर एक और बात है, जो लोग बहुत से रत्न रखते हैं और अपनी कीमती चीज किसी और के पास नहीं देते, उन्हें भी कुछ देना चाहिए। दिल से सोचे कि क्या वे किसी के लिए कुछ दे सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया। उन्होंने दरबार में आज्ञा की कि उस दिन को दिन विश्वास कहा जाएगा और हर साल उसे बड़ी शान से मनाया जाएगा। नवाबों ने सुर उठाकर कहा, यह तो एक अच्छा दिन होगा, पर क्या इसे मनाने के लिए हमें सोना और रत्न देना होगा? बीरबल बोला, नवाबों, अगर आप चाहें तो सोने चांदी के साथ साथ आप अपनी वफादारी, अपना समय और अपनी बात भी दें, जो सबसे बड़ा दान है। कुछ नवाबों ने सहमति जताई, कुछ ने विरोध किया, पर लोगों का प्यार और चाहत दरबार की नई रीति में बदलती चली गई। समय बीता, साल दर साल दिन विश्वास मनाया जाने लगा। कलश, जो कभी सिर्फ मिट्टी का था, अब लोगों की दास्तानों का पहरेदार बन गया।
अकबर ने देखा कि ये छोटा सा आयोजन लोगों की आत्मा में विश्वास जगाता है। वो उस दिन पूरा शहर घूमता, लोगों से मिलता और उनकी छोटी छोटी चीजों में छिपे अर्थ को समझता। नवाबों के चेहरे पर भी अब कुछ नरमी आ गई थी। वे समझने लगे थे कि सरकार की असली ताकत चमकदार पैसों में नहीं, लोगों की भलाई में है। और बीरबल, वो अपने छोटे छोटे झूठे सवालों और मजेदार हरकतों के बीच लोगों से सीखता रहा। एक बार इस सब के चलते एक बड़ा संदेश आया। किसी पड़ोसी राज्य ने हमला करने का इरादा कर लिया। अकबर की सेनाएं तैयार हुई, पर बीरबल ने एक दिन पहले ही सुझाव दिया कि युद्ध से पहले हम लोगों का दिल जीत लें। अकबर पहले हैरान हुआ, पर बीरबल की योजना के अनुसार दरबार ने एक विशाल दानयात्रा निकाली, जहां विशाल सत्कार और जरूरतमंदों की मदद की गई। पड़ोसी राज्य के राजनयिक, जो इन हालातों को देखकर आए, बोले, ये राज्य विजयी नहीं, बल्कि विजेता की तरह जीता है। यहां की ताकत लोगों के दिलों में है। आखिर में युद्ध टल गया, क्योंकि जिसने हर दिल जीता हो, उसे जीतना कठिन नहीं होता। समय के साथ अकबर बूढ़े तो हुए, पर विश्वास ने उनकी शान बढ़ाई। बीरबल ने हर साल नए किस्से जोड़े, कलश को संभाला और लोगों की कहानियां सुनता रहा। उसने कई बार दरबार में तोहफों की आंधी मचाई, पर हर तोहफा उस एक बात को याद दिलाता, असली दौलत वो है जो तुम बांट सको, जिसे तुम साझा कर सको, जिसे दिल से दिया गया हो। कई सालों बाद अकबर ने जब अपने सिंहासन पर बैठे बैठे दुनिया को देखा तो एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर थी। वो जानता था कि उसकी सबसे बड़ी जीत सोने या तख्त की नहीं, बल्कि उस कलश की है जिसे बीरबल ने लाया था। एक दिन उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चालें और तुम्हारे किस्से सदा मेरे राज्य को रोशन करते रहें, पर मुझे आज ये बताओ कि क्या कभी तुमने सोचा कि तुम खुद अपनी सबसे कीमती चीज क्या रखते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, जहांपनाह, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी आंखों का वह चमक है जो मैंने आज तक लोगों की कहानी सुनते देखा है। उनकी आंखों में विश्वास की चमक, और मैं हर दिन किसी की कहानी सुनकर उसे और ज्यादा चमकाना चाहता हूं। अकबर ने खुश होकर कहा, तो ठीक है, मेरी भी सबसे कीमती चीज तुम्हें सौंपी, मेरी आज्ञा और मेरा प्रेम। बीरबल ने सिर झुकाया और दिल में इस नई दौलत को संभाल लिया। कहानी का अंत नहीं होता, पर एक बात हमेशा के लिए सत्य बनकर रह गई। बादशाह की सबसे अनोखी मांग ने राज की सोच बदल दी और बीरबल ने वो पूरा किया। सिर्फ एक मिट्टी के कलश से, पर उस कलश में रखी हर छोटी छोटी चीज ने साबित कर दिया कि असली दौलत वह है जिसे बांटा जाए, जिसे याद रखा जाए और जिसे दिल से दिया गया हो। अकबर ने अंत तक वो कलश अपने महल के दरवाजे पर रखा और हर आने वाले को याद दिलाया, यहां हमारा असली खजाना है। और हर बार लोग आते और अपनी छोटी छोटी चीजें रखकर चले जाते, एक दिन के लिए नहीं, बल्कि उस दिन की याद के लिए, उस सीख के लिए कि क्या सबसे अनमोल है। और जहांपनाह की आंखों में जब कभी शाही चमक कम हो जाती, बीरबल बस एक कहानी सुना देता, किसी नाई की कंघी की, किसी मां के दिए हुए रोटी के टुकड़े की, किसी बच्चे की कागज की तस्वीर की, और अकबर की हंसी फिर लौट आती, पर इस बार उसमें गहराई होती। बीरबल ने सिर्फ कलश भरा नहीं था, उसने राज की आत्मा को एक नया रूप दिया था, एक ऐसा रूप जिसमें धन से बढ़कर दिलों की दौलत थी। और यही वो अनोखी मांग थी जिसे बीरबल ने पूरा किया। इतनी सरल, इतनी गहरी कि सुनने वाले हंसे भी और सोचते भी रहे। किसी शाम अकबर और बीरबल पास के बाग में बैठे चाय पी रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने कलश में कितनी कहानियां रखी? बीरबल ने चतुराई से उत्तर दिया, जहांपनाह, जितनी हवाएं थी उतनी कहानी, कभी गंगाजल की किसी बूंद में, कभी खेत के मिट्टी के दाने में। अकबर मुस्कुरा पड़ा और बोला, तो फिर ये राज अमर रहेगा। बीरबल ने अपनी चाय का कप उठाया और कहा, जहांपनाह, राज तो तभी अमर रहेगा जब लोग चाय की उस एक एक प्याली में भी एक दूसरे की याद रखेंगे। और दोनों हंस पड़े,
एक ऐसी हंसी जिसमें शहंशाही और इंसानी ममता दोनों झलकती थी। और उस हंसी के साथ कहानी भी चलती रही, बिना भागों के, बिना शीर्षकों के, जैसा आपने मांगा था। कहानियां बदलती रहीं, पर वही संदेश हर बार नए तरीके से आता रहा। असली और सबसे अनोखी मांग को पूरा करना मुश्किल नहीं होता, बस उसके लिए तुम्हारे पास एक सुनने वाला दिल और देने के लिए एक हाथ होना चाहिए। बीरबल का ऐसा कदम जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर के दरबार में हमेशा कुछ न कुछ हलचल रहती थी। कभी कोई नई फरमान, कभी कोई रिश्ते की सजा, कभी कोई मजाकिया चुनौती। पर एक बार ऐसा हुआ कि दरबार की हलचल अचानक एक सन्नाटे में बदल गई। सबको एक ऐसी चाल दिखाई दी जिसने उनकी सोच को झकझोर कर रख दिया। ये चाल बीरबल की थी, चतुर, सरल और इतनी गहरी कि उसे समझने के लिए लोगों को अपनी आंखें खोलनी पड़ी और अपने दिलों को भी खोलना पड़ा। किसी भी कहानी की तरह यह भी एक छोटी सी खटी मीठी घटना से शुरू हुई। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, आज जिन्नतों ने क्या कहा? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, जिन्नत सो रही है, पर हमारी दुनिया जगी हुई है। अकबर हंसे और बोले, ठीक है, तुम्हारे पास कोई नई चाल है तो बताओ। बीरबल ने आंखें चमकाई और कहा, जहां पनाह, आज मैं एक छोटा प्रयोग करना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दे तो। अकबर ने अपंत्व से कहा, पर जो भी तुम करोगे वो दुनिया को हंसाए भी और सोचने पर भी मजबूर करे, वरना मैं तुम्हें मिठाई नहीं दूंगा। बीरबल ने मिठाई की लालसा देखकर मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपकी मिठाई से बड़ी मेरी खुशी लोगों के बदलते हुए चेहरे हैं। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, ठीक है, करो तो सही। अगले ही दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीब सा आदेश सुना दिया। एक ऐसा आदेश कि सुनने वाले पहले तो हंसे, फिर चौंके और फिर सोचने लगे। उसने कहा कि अगले महीने के पूरे 7 दिन अकबर का दरबार सामान्य तौर पर नहीं चलेगा। उस सप्ताह का हर दिन दरबार के सभी अधिकारी, नवाब, न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी अपने अपने पदों पर नहीं बैठेंगे, बल्कि हर एक को जनता के बीच जाकर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जीनी होगी। उनके घरों में रहना होगा, उनके काम करना होगा, उनके बच्चों के साथ खेलना होगा और उनकी परेशानियों को सीधे सुनना होगा। साथ ही उन्होंने एक और शर्त रखी, दरबार में जितने भी लोग हैं वे अपने समकक्षों के साथ रोल स्वैप करेंगे। जो राजा के पास महल में बैठा है वो किसी गरीब परिवार के छोटे से घर में रहेगा। जो बड़े सेठ है वो किसी बुनकर की दुकान में झुककर काम करेगा। जो मेहनतकश है वो दरबार में बैठकर कागजों की गिनती करेगा। ये सुनकर नवाबों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ने सोचा कि ये मजाक है, कुछ ने कहा कि ये तो अपमान है, पर अकबर ने बीरबल की बात पर अमल करने की हिदायत दे दी और आदेश जैसे ही निकला सब लोग सुन्न हो गए। पहला दिन आया। नवाबों के सिर पर सजे तिलक, सोने के चश्मे और आलीशान जूते अचानक किसी मस्जिद के बाहर लगी मिट्टी की पंक्ति में बदल गए। पहले तो वे हिल रहे थे। एक नवाब को चाहिए था कि वो चूल्हे पर रोटी सेंके, दूसरी नवाबानी को दूध दोहना था, एक अमीर सेठ को गांव के कुएं से पानी भरकर घर तक लाना पड़ा। लोग शर्मिंदा भी हुए और कुछ जगहों पर जोरदार ठहाके भी निकले, पर धीरे धीरे हंसी की वजह के पीछे एक गंभीर लहर फैलने लगी, क्योंकि हर ठहाका एक नई समझ लेकर आया। बीरबल ने दरबार में नहीं बैठा, वो गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला घूमता रहा। उसने देखा कि कैसे एक नवाब जो पहले अपने गुणगान में व्यस्त रहता था अब छोटी सी दुकान में बैठकर कपड़े सिलने लगा और उसके हाथ कांपे, पर उसके चेहरे पर एक नई स्मृति उभर आई, उसकी दादी के हाथों की बनाई हुई कमीज की याद। एक न्यायाधीश जो पहले कठोर फैसले देता था अब किसी बूढ़े किसान के घर में बैठकर उसकी रोगी पत्नी का दर्द सुन रहा था और उसके आंसू इंतजार कर रहे थे। एक सौदागर जिसने हमेशा कहा था कि व्यावसायिक हित सर्वोपरि है, अब अपने हाथ से पेठी पर मिट्टी की डालियां लगा रहा था और उसने महसूस किया कि मेहनत में भी एक प्रकार की शान है
जो पैसों से न खरीदी जा सकती। उन 7 दिनों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो ये था कि लोगों ने सुनना सीखा, और सुनते ही उनके भीतर कुछ बदल गया। एक छोटा सा बुनकर अपने काम की पीड़ा सुनाते हुए बोल पड़ा, हम सुबह से शाम तक हाथों को काटते हैं, पर हमारी कमाई से बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। वही एक नवाब जो पहले बागों में शाही उत्सवों में सिरहाने बैठता था, अब उसी बुनकर की दुकान में उसकी बेटी के आंसू पोंछ रहा था और सोच में पड़ गया कि क्यों वो लड़की स्कूल नहीं जाती। इस प्रकार छोटी छोटी बातचीत ने बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए, सवाल जो केवल दार्शनिक किताबों में नहीं बल्कि सच्ची जिंदगी की मिट्टी में उगते थे। बीच बीच में हंसी भी थी। एक दिन एक प्रतिष्ठित सेनापति ने घोषणा की कि वो ऊंची ऊंची बातों में माहिर है, पर गांव के कचहरी में जब उसे गोबर के ढेर के पास खड़े होकर गाय की छाव काटनी पड़ी तो वो इतना अड़बड़ाकर हंसा कि सब लोग उसकी हिम्मत पर ठहाका मारते रहे। एक और दिन एक असरदार अफसर जो बड़ा बड़ा मुकाबला जीत कर अपनी शान बढ़ाता था, अचानक अपने हाथों में बच्चे के लिए चॉकलेट बनाते हुए नजर आया। उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत दिखाई दी कि गांव वालों का दिल पिघल गया। पर यही वो मासूमियत थी जिसने नवाबों के भीतर की कठोरता को पिघलाया। 7 दिन पूरे हुए। बीरबल ने हर बात नोट की, लोगों की बाहों पर लगे छोटे छोटे जख्म, आंखों में झलकती थकान और उस उम्मीद की चमक जिसे वे हर दिन अपने काम में पकड़े रखते थे। जब 7वां दिन खत्म हुआ, अकबर ने दरबार बुलाया और आदेश दिया कि हर अपने अपने अनुभव दरबार में बताएं। नवाबों का चेहरा थोड़ा बदल चुका था, कुछ की आवाज में खनखनाहट कम थी, पर बातों में नई गंभीरता थी। पहले बोलने वाली थी एक छोटी सी बुनकर की बेटी। उसने कहा, जहांपना, जब वो आपके महल में आई और उसने आपकी सख्त आवाज सुनी तब मेरे दिल में कुछ डर था, पर उसने मेरे हाथों की सिलाई की और पूछा कि क्या तुम पढ़ना चाहती हो। मैंने कहा हां। उसने मुझे स्कूल भेजने के लिए कहा। अब मैं हर रोज स्कूल जाती हूं और अपनी दादी के बनाए हुए कपड़ों के साथ गर्व महसूस करती हूं। दरबार में एक शौकिया तालियां बजी और कुछ लोगों की आंखें नम हो गई। अकबर ने देखा कि बीरबल की चाल ने एक बच्चे की दुनिया बदल दी थी और ये बात उसे अचरज में डाल गई। फिर बोलने वाला एक बड़ा सेठ था जिसने पहले अपने व्यापार का बखान किया था। उसने कहा, मैंने इकट्ठे किए गए 7 दिन में देखा कि जिन चीजों की मैं कद्र नहीं करता था उनमें कितनी कीमत है। मैंने अपने पास से कुछ बेकार समझे दस्तावेज खोले, पर उनमें लिखा था एक माता का रास्ता, एक बेटे का पहला नाम, एक घर के कागज। मैंने उन कागजों को देखकर अपने आप से कहा कि कोई भी सच्चा खजाना आधे लिखे हुए वादों से कम नहीं होता। अब मैं अपने काम में भी कुछ दान और कुछ न्याय शामिल करूंगा। ये सुनकर नवाबों ने आपस में एक दूसरे का चेहरा देखा। कईयों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सबकी बातों के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ये प्रयोग क्यों किया? क्या तुमने सोचा था कि इससे हमें कुछ मिलेगा? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे डर था कि हमारे दरबार में बैठे लोगों के मन कठोर हो गए हैं। हम सब हर रोज ही बड़ी बड़ी योजनाएं करते हैं, पर कभी कभी उन योजनाओं के बीच हम विवश हो जाते हैं और लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को भूल जाते हैं। मैंने सोचा कि अगर हम लोगों के घरों में रहकर उनकी जिंदगी समझें तो शायद हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे। अकबर ने शांत होकर सिर हिलाया। उसकी आंखों में सोच की परतें उभर रही थी। ये सरल शब्द उसके दिल पर भारी पड़ रहे थे। बीते कुछ दिनों के भीतर दरबार में कई नए नियम बने, कुछ छोटे, कुछ बड़े। सबसे पहला नियम यह हुआ कि हर अधिकारी को हर तीसरे महीने कम से कम एक दिन किसी गांव या मोहल्ले में जाना होगा और वहां के लोगों की समस्याएं सुननी होंगी। दूसरा नियम यह बना कि किसी भी फैसले से पहले 3 आम लोगों की राय ली जाएगी। वे नौकर, किसान या दुकानदार हो सकते हैं। तीसरा नियम यह कि महल के भोजन का एक हिस्सा रोजाना उन घरों में भेजा जाएगा जहां भूख होती है। ये नियम छोटे छोटे लगे,
पर इनका असर बहुत बड़ा हुआ, जैसे पानी की बूंदों का तालाब बनना। समय के साथ इन नियमों का असर दिखाई देने लगा। जो गरीब पहले दरबार से दूर खड़ा रहता था, अब उसे उम्मीद मिली कि उसके दर्द को कोई सुनेगा। जो नौजवान बेरोजगार था, उसे मिलने वाली नौकरी के लिए थोड़ी प्रोत्साहना मिली। कई बार तो अकबर खुद गांवों में जाता और लोगों से बैठकर चाय पीता। जनता भी उन दिनों को याद करती जब सम्राट उनके बीच हल्का सा बैठता। बीरबल ने दरबार की उस सख्त दीवार को धीरे धीरे मिट्टी की दीवार में बदल दिया। ऐसा दीवार जो आवाज भी सुनती और हवा भी गुजरने देती। पर यह सब इतनी सरलता से नहीं हुआ। कुछ नवाबों को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था शाही गरिमा को कम कर देती है। कुछ ने कहा कि यह जनता का दिखावा कर रहा है। पर समय ने साबित कर दिया कि असली गरिमा वह है जो दूसरों के साथ बांटी जाए। कुछ विरोध करने वालों ने भी जब खुद गांवों में एक दिन बिताया तो उनके होंठ से निकली आवाज ने सबको चौंका दिया। मैंने सोचा था कि यह सब दिखावा है, पर अब मैं समझता हूं कि यह सच में जीवन है। और यही बदलाव था। विरोधी भी सोचने लगे। एक बार बड़ी समझबूझ का वक्त आया जब पड़ोस के किसी राज्य में सूखा पड़ा। लोग भूख से जूझ रहे थे और सहारा मांगने लगे। अकबर ने दरबार में फैसला लिया कि खाद्य सामग्री और बीज भेजे जाएं। नवाबों ने पहले कहा कि राजस्व के रिकॉर्ड चेक किए जाएं, पर बीरबल ने कहा कि जब इंसान भूखा है तो गणित काम नहीं आती। उसने खुद गांवों में जाकर लोगों के लिए खाना बांटा और कुछ नवाबों को भी वहां भेजा। उन नवाबों ने अपने हाथों से रोटियां बांटी और देखा कि लोग कैसे आंखों में आशा लेकर खड़े हैं। उस सूखे की घड़ी में अकबर और बीरबल की पहल ने कईयों की जान बचाई और इस बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि शासन का असली धर्म क्या है। समय के साथ बीरबल के कदम का असर सिर्फ प्रशासन और जनता तक सीमित नहीं रहा। कला, शिक्षा और न्याय की दुनिया भी बदल गई। शहर की एक मशहूर कौमी स्कूल की मास्टरनी ने कहा, अब हम अपने छात्रों से स्कूल का पाठ पढ़ाने के साथ साथ उन्हें समाज से जोड़ेंगे। उन्हें गांव के लोगों के साथ परियोजनाएं कराएंगे। एक कवि ने अपनी लिखी कविताओं में नई संवेदना भरी। न्यायालयों में फैसले लेते समय जजों ने समाज के भावनात्मक पहलुओं को भी ध्यान में रखना शुरू कर दिया। हर क्षेत्र में एक तरह की मानवता की लौ जल उठी और लोगों ने सोचा कि बीरबल का कदम केवल विहंगम विचार तक सीमित नहीं था, यह हकीकत में बदलाव की सीढ़ी बन गया था। कई सालों बाद जब अकबर बूढ़े हो रहे थे, उन्होंने एक बार बीरबल से पूछा, तुम्हारे उस कदम से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ताकत का मतलब सिर्फ तलवार नहीं होता। ताकत का मतलब दूसरों की जरूरत समझना भी होता है। अगर एक राजा अपने लोगों के दिलों में होता है तो किस्मत भी उसके साथ होती है। और मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि डर अक्सर वही करते हैं जो कुछ खोने से डरते हैं। पर हमने जो पाया वो किसी भी खोई हुई चीज से ज्यादा मूल्यवान था। अकबर ने यह सुनकर अपने आप को भाग्यशाली समझा कि उसके पास ऐसा मित्र और सलाहकार है। बीरबल के चेहरे पर जब अकबर ने यह कहा कि वो भाग्यशाली है, तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, भाग्य केवल वही है जिसमें दिलों की दया हो। कहानियां बदलती रहीं। उन कहानियों में कुछ हंसी थी। एक नवाब की जो चूल्हे पर रोटी सेंके तो उसकी नाक में रोटी चिपक गई और सब ठाका मारकर हंसे। कुछ कहानियों में दर्द था। एक मां का जिसने अपनी अंतिम रस्सी देकर बच्चे को स्कूल भेजा, और कुछ में आश्चर्य था। एक व्यापारिक घराने ने जब देखा कि एक छोटी सी राहत मिट्टी के कामगारों की जिंदगी बदल सकती है, तो उसने अपनी नेटवर्थ का एक हिस्सा वहां लगाया। हर कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोचने पर कि समाज, शासन और शक्ति का सही मतलब क्या है। अंत में ऐसा हुआ कि बीरबल का कदम न केवल अकबर के राज्य में बल्कि पास पड़ोस के कई राज्यों में एक मिसाल बन गया। दूसरे राजा भी जब अपने दरबारों में बैठे तो उन्होंने वहां से फैसले निकाले जो दिल से जुड़ते थे। और धीरे धीरे एक युग आया जिसमें दरबारों की मशालें
सिर्फ शाही शोभा के लिए नहीं जलाई जाती थी, बल्कि उन मशालों से रास्ते भी रोशन किए जाते थे जहां अंधेरा ज्यादा था। बीरबल ने सिर्फ एक आसान प्रयोग किया था, लोगों के बीच जाकर उनकी जिंदगी जीकर देखना, और उसी सरल अनुभव ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि वास्तविक सत्ता क्या है। लोगों का विश्वास, उनकी भलाई और उनके दर्द को समझने की क्षमता। किसी शाम जब अकबर और बीरबल साथ में छत पर बैठे थे और पूरा शहर अपार शांति में चुप था, अकबर ने कहा, तुम्हारी चाल ने हमें जो दिया वो कोई नकद इनाम नहीं है, पर यह उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, असली इनाम वो है जब कोई आपकी नीयत पर विश्वास करे और आप उसकी समस्या को अपनी समस्या समझें। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, फिर मुझे लगता है कि मैं आज सबसे धनी आदमी हूं। दोनों ने हंसी में एक दूसरे को देखा, एक हंसी जिसमें शहंशाही शान भी थी और इंसानी ममता भी। और इस तरह बीरबल का वो कदम, जो बाहर से भी कितना सरल और मजाकिया मालूम पड़ा था, उसने ढेरों दिलों को सोचने के लिए मजबूर किया। उसने दिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों में छिपा होता है, और सबसे सच्चा नेतृत्व वही है जो सुनने, समझने और बांटने की हिम्मत रखता हो। जिन लोगों ने पहले उस कदम को चुटकी से लिया था, वे भी अब खुद उन गलियों में खड़े लोगों का हाथ थामते देखे गए, और यही बदलाव, यही सोच, यही आत्मसात बीरबल की असली जीत थी। अकबर के सबसे बड़े संकट में बीरबल की सलाह। सर्दियों की एक लंबी सुबह थी जब अकबर की रूह पर भारी बादल मंडराने लगे। किले की दीवारों पर धूप छलक रही थी, पर दरबार के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। वो ठंडक जो उबले हुए पानी में अचानक गिरा हुआ कुछ ठंडा कर दे। खबरें पहले तो झूठ सी लगती थी, पर जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ी, सच का आकार बड़ा होते होते सामने आ गया। चारों तरफ अफवाहें दौड़ रही थी। देहात में फसलें सूख चुकी थी, नदी का स्तर घटता जा रहा था, खाने की कीमतें आसमान छू रही थी, और सबसे खतरनाक, राज्य के कुछ प्रमुख मोहतरियों वाबों के बीच एक ऐसी साजिश चल रही थी जिसका उद्देश्य अकबर को दरबार से हटाना और साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा झपट लेना था। यह साजिश बड़ी चालाकी से रची गई थी। कुछ नवाब जो पहले अकबर के निकट थे, अब धीरे धीरे अपनी निष्ठा बदलते जा रहे थे। उन्होंने खुद के समर्थकों को गांवों में बिठाकर अफवाहें चलवाई कि अकबर राज में व्यय अधिक हो गया है, कर व्यवस्था निकम्मी है और वो अब जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य ने भी सीमा पर हल्की सी सैन्य हलचल बढ़ा दी थी, और उनके दूत बार बार ये सुझाव दे रहे थे कि अक्सर की कमजोरी का लाभ उठाया जाए। खाना कम, निर्भरता बढ़ती और लोगों में असंतोष खिलता जा रहा था। ऐसे में सर्द हवा के साथ डर भी अकबर की रूह में घुल गया। उस दिन अकबर ने दरबार में बैठे बैठे चाय का घूंट लिया और कहा, यह मौसम किसी संकट का संकेत दे रहा है या मेरी देह का? बीरबल, जिसका चेहरा हमेशा किसी हल्की मुस्कान के साथ चमकता था, आज गंभीर लग रहा था। उसने अकबर की तरफ देखा, फिर बाहर की ओर, जैसे कोई बड़ी तस्वीर पलटने को हो। अकबर ने धीरे से कहा, बताओ, क्या सचमुच हमारे राज्य में ऐसा कुछ है जो मेरे ध्यान से बचा हुआ है? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और बोला, जहांपनाह, संकट तो है, पर संकट का आकार और उसकी हद का पता लगाना जरूरी है। कभी कभी संकट बड़े नहीं होते, हमारी समझ उन्हें बड़ा बना देती है। अकबर ने दरबार में मौजूद सभी को आदेश दिया कि वे तुरंत सारी सूचनाएं एकत्र करें। खान पान का स्टॉक, सेना की तैनाती, राजस्व रिपोर्टें, ग्राम दर्जनों की स्थिति। पर दस्तावेजों के पन्ने पलटते पलटते एक भयावह सच बाहर आने लगा। खाद्य भंडार पिछली फसलों की तुलना में कम थे, कुछ गोदामों की रिपोर्टों में गड़बड़ी थी, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि 3 प्रमुख नवाबों के बीच मिलीभगत की सुरागी लाइनें दिख रही थी। कुछ रसीदें, रात के फाटक पर हुए पते और गुप्त मुलाकातें। अकबर का चेहरा खूनसा पुआलसा हो चला। वो जानता था कि केवल दस्तावेजों से काम नहीं चलेगा।
सच्चाई का सामना जनता के सामने कैसे किया जाए, ये बड़ा प्रश्न था। अगर उसने तुरंत कड़ी कार्रवाई की और उन नवाबों को जेल में बंद कर दिया, तो जनता के मन में ये भय बैठ जाएगा कि शासन दमनकारी हो गया है, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो साजिश के आगे राज्य टूट सकता था। दरबार की दीवारें पिछले झटकों की गवाह बनी थी। कई बार अकबर और बीरबल ने मिलकर चैलेंजेस का सामना किया था, पर आज की हवा में कुछ नया था। अंदर से सड़न, भरोसे का टूटना और भूख का मैला रंग। अकबर चुप रहा। उसकी आंखों में वो आत्मिक पीड़ा थी जिसका इलाज डंडे और तलवारों से नहीं हो सकता। बीरबल ने अपनी उंगलियों से किनारे रखी चाय की प्याली उठाई और कहा, जहां पनाह, आज हम जो करेंगे वो केवल एक राजकीय कार्रवाई नहीं होगी। ये कोशिश होगी कि हम लोगों का भरोसा लौटाएं और साजिश करने वालों को बेनकाब करें। पर इसके लिए हमें अकेली शक्ति नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि और जनता की भागीदारी चाहिए। अकबर ने पूछा, तुम क्या सोचते हो? सीधे पकड़ कर दिखाऊं या किसी तरकीब से उनको बेनकाब करूं? बीरबल ने आंखें चमकाकर कहा, जहां पनाह, सीधा रास्ता भी चाहिए और चतुराई भी। पर सबसे पहले हमें जनता का दिल जीतना होगा। अगर जनता साथ है तो साजिशियों की जुबान अपने आप फिसल जाएगी। अकबर ने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है, मुझे बताओ क्या करूं। मैं तुम्हें पूरा अधिकार देता हूं। बीरबल की मुस्कान थोड़ी बड़ी हो गई। वो जानता था कि अब जो भी किया जाएगा वो खतरनाक भी होगा और नाजुक भी। उसने योजना की नींव उसी दिन रख दी। पहली चाल थी जनता के सामने आत्मीयता दिखाना। अकबर ने अगले दिन अचानक ही महल के द्वार खोल दिए और आम जन को बुलाया कि वे अपने दुख दर्द सामने रखें। पर यह कोई खाली दिखावा नहीं था। अकबर ने स्वयं सुबह सुबह बाजार जाकर नमकीन खाने वालों से मिला, बच्चों को रोटियां खिलाईं और बूढ़ों से बात की। नवाबी रीति रिवाजों से हटकर उसे मिट्टी की खुशबू में सरकना पड़ा। कुछ लोग तो रो पड़े। उनके मन में वर्षों की शिकायतें थी। किसी के खेत में सूखा पड़ा था तो किसी के घर में बच्चे भूखे थे। अकबर ने सबकी बातें सुनी और आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मदद करेगी। ये कदम जनता के मन को जीतने लगा। लोग सोचने लगे कि शायद शासक उनकी पीड़ा समझ रहा है। पर बिगड़ा हुआ संतुलन अभी दूर था। भोजन की कमी और साजिश बहुत बड़ा खतरा थी। बीरेकल ने अगले कदम के लिए चुनी गई एक और चाल। वो किसी भी बड़े आदमी पर तुरंत शर्त नहीं लगाएगा। उसे साजिश का पूरा नक्शा बनाना था। उसने कुछ भरोसेमंद लोगों को गोपनीय जांच के लिए भेजा। न केवल सैनिकों को, बल्कि ग्रामीणों और चोरोकमीने लोगों को भी, जिन्होंने अपनी आंखों से बहुत देखा था। बीरबल के एजेंटों ने पता लगाया कि गोदामों के कुछ प्रबंधक रात के समय कुछ अनजान गाड़ियों को अनलोड करते हैं। कुछ बूथों पर नकद का आदान प्रदान होता है और एक विशेष गोल्डन मोहर जो केवल दरबारियों के दस्तखतों में होती थी, उसके कुछ नकल बाजार में मिल रहे थे। ये सब संकेत स्पष्ट था। किसी न किसी ने राज्य के भोजन चाबियों को चुराकर काले बाजार में उड़ा दिया था और उससे राजस्व बढ़ाने के बहाने साजिश की रकम खर्च कर रहे थे। पर लोग किस लिए? शायद सत्ता का लोभ, शायद बाहरी सेनाओं के लिए धन जुटाना। कारण चाहे जो भी हो, असर जनता पर हुआ। खाना कम और साजिश बढ़ी। कई लोगों ने सुझाव दिया कि तुरंत गिरे हुए कथित नवाबों को पकड़ लिया जाए और सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाए ताकि बाकी लोग डर जाएं। पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, डर से शासन लंबा नहीं चलता। डर से लोग छुपते हैं और छुपने वाला साजिश को और गहरा कर देगा। हमें साजिश को सार्वजनिक के तौर पर बेनकाब करना होगा। ऐसा बेनकाब कि जनता खुद देखे कि कौन है साजिश करने वाला और क्यों, और उस निष्कर्ष तक पहुंचे कि उनका हित किसमें है। अकबर ने सच्चाई की चाह में कहा, ठीक है, पर कैसे? बीरबल ने कहा, हमें एक जाल बिछाना होगा। ऐसा जाल जिसमें साजिशी अपना रंग दिखाने पर मजबूर हो, और हम उन्हें तब पकड़े जब जनता उनकी सच्चाई देखे। योजना ये बनी कि कुछ नकली खबरें छोड़ी जाए। कहीं यह बताया जाएगा
कि राज्य ने विदेश से बड़े परिमाण में अनाज खरीद लिया है और वो कुछ गोदामों में स्टोर किया जाएगा, पर वास्तविक गोदामों को सुरक्षित रखा जाएगा। बीरबल और अकबर ने एक नकली अनाज डील की अफवाह फैलवाई, जिसमें कुछ गोदामों में विशेष कीमती अनाज आने वाला बताया गया। साजिश करने वालों का ध्यान उन गोदामों की ओर खिंचा और वे खुद ही उन्हें निशाना बनाने लगे। उसी रात बीरबल के चुने हुए कुछ गोपनीय प्रहरी और सच्चे वफादार गोदामों के चारों ओर छुप गए। जब चोर आए और नकली गोदाम का पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें घेर कर पकड़ लिया गया, पर पकड़कर छिपा देना सरल नहीं था। बीरबल चाह रहा था कि यह पकड़ा जाना सिर्फ एक घटना न रहे, बल्कि इसका प्रभाव सार्वजनिक हो। इसलिए उन्होंने चोरों को कैद कर लिया, पर पहले उन्हें सुनने के लिए जनता के सामने लाया गया। चोरों के पास से जो कागज बत्था निकला, उसने चौंकाने वाला सच खोल दिया। उन नवाबों के हस्ताक्षर, नकदी की रसीदें और बैठकों की सूचियां जिनमें सीमा पर की गई सैनिक तैयारियों के लिए धन भेजने की बात थी। जनता ने आंखों से देखा कि उनके अपने किस तरह उनके पेट का राशन उड़ा रहे थे और किस लिए, सत्ता और बाहरी शक्तियों के गठजोड़ में। जब बात खुलकर लोगों के सामने आई तो कुछ लोग रोए, कुछ गुस्से में फूट पड़े और कुछ ने तुरंत ही उन नवाबों की निंदा की। अकबर ने तुरंत कार्रवाई कर दी, पर बीरबल ने कहा कि कार्रवाई कुटुंब तोड़ नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को न्याय के दायरे में लाकर सबके सामने किस तरह बेनकाब किया जाए, ये भी जरूरी है। इसलिए सजिश के ठेकेदारों को सार्वजनिक सुनवाई के लिए बुलाया गया। उनमें से कुछ ने अपने अपराध स्वीकार किए, कुछ ने बहाने बनाए और कुछ ने दूसरे के नाम बताने की कोशिश की। पर जो सबसे बड़ा धक्का था वो उन दस्तावेजों और मोहरों ने दिया जिनमें पारदर्शिता की कमी खुलकर थी। कई ठेकेदारों ने गरीब लोगों की राशन लिस्टों से भी कटौती की थी, ताकि वो राशन उनके आपसी दलालों तक पहुंच सके। जनता का भरोसा टूट गया था, पर वही भरोसा अब एक नई आग में बदलने लगा, क्रोध और न्याय की मांग में। उस दिन अकबर ने सख्ती से फैसले लिए। न केवल दोषियों पर कार्रवाई हुई, बल्कि राशन व्यवस्था में बदलाव किए गए। पुराने गोदामों का पुनः जांच हुआ, भंडारण प्रणाली में पारदर्शिता लाई गई, गोरक्षक और जनता दोनों को शासन में शामिल करने का नियम बनाया गया, ताकि कोई भी गोदाम बिना निगरानी के न रहे। कुछ नवाबों को बर्खास्त कर दिया गया, कुछ की संपत्ति जब्त की गई और कुछ पर कानूनी मुकदमे दर्ज किए गए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बीरबल ने जनता के साथ संवाद जारी रखा। अकबर ने स्वयं उन लोगों से माफी मांगी जिनके साथ अन्याय हुआ था और वादा किया कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए जनता को अधिकार दिए जाएंगे। पर संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। अभी भी सीमा पर हलचल थी और पड़ोसी राज्य की सेनाएं किसी भी वक्त हमला करने को तैयार थी। कुछ बागी नवाबों के समर्थन से वे और भी उत्साहित हुए। एक रात बीरबल अकबर के कक्ष में आया और बोला, जहांपनाह, साजिश का सिर काटा तो जा चुका है, पर हमने केवल कीड़े काटे थे। अब मकड़ी के जाल का सामना करने का वक्त है। पड़ोसी हमें यह देखने के लिए तंग कर रहे हैं कि हम कितने कमजोर हैं। हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम न केवल देह से, बल्कि दिमाग और रणनीति से भी ताकतवर हैं। अकबर ने पूछा, तो तुम क्या सुझाते हो? बीरबल की आंखों में एक अलग सी तेजी थी, वो तेजी जिसे अकबर ने कई बार जीत की ओर बढ़ते देखा था। उसने कहा, हमें एक ऐसी दिखावटी दुर्बलता दिखानी चाहिए जिससे वे आत्मसंतुष्ट हों और हमला करने की जल्दी करें, और तभी हम उन्हें ऐसे घेरेंगे कि उनमें से कुछ भागेंगे, कुछ सौदेबाजी के लिए तैयार होंगे और कुछ बचे हुए सैनिकों को हमारे द्वारा झूठे संकेतों से फंसाया जाएगा। योजना सरल पर खतरनाक थी। बीरबल ने सुझाव दिया कि कुछ सीमांत किले खाली खाली दिखाए जाए, राजमार्गों पर सूचनाएं छोड़ी जाए कि राज्य की मुख्य सेना दूसरी तरफ कुछ दिनों के लिए तैनात है और कि हम कमजोर हैं। उनके इरादे ये थे कि पड़ोसी राज्य जब हमला करेगा तो उसे लगेगा कि ये एक फैली हुई मिली हुई ताकत का हमला है, पर असल में ये एक जाल होगा।
हम अपने वफादार जासूसों और छुपे हुए सैनिकों से उनके पीछे पड़ेंगे और पर्दे के पीछे उन्हें घेर कर विखंडित कर देंगे। पर इस योजना में दुश्मन की चाल और समय का पूरा हिसाब चाहिए था। गलत हो जाता तो महल की दीवारें हिल सकती थी। नमकीन खाने वालों से मिला, बच्चों को रोटियां खिलाईं और बूढ़ों से बात की। नवाबी रीति रिवाजों से हटकर उसे मिट्टी की खुशबू में सरकना पड़ा। कुछ लोग तो रो पड़े। उनके मन में वर्षों की शिकायतें थी। किसी के खेत में सूखा पड़ा था तो किसी के घर में बच्चे भूखे थे। अकबर ने सबकी बातें सुनी और आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मदद करेगी। ये कदम जनता के मन को जीतने लगा। लोग सोचने लगे कि शायद शासक उनकी पीड़ा समझ रहा है। पर बिगड़ा हुआ संतुलन अभी दूर था। भोजन की कमी और साजिश बहुत बड़ा खतरा थी। बीरेकल ने अगले कदम के लिए चुनी गई एक और चाल। वो किसी भी बड़े आदमी पर तुरंत शर्त नहीं लगाएगा। उसे साजिश का पूरा नक्शा बनाना था। उसने कुछ भरोसेमंद लोगों को गोपनीय जांच के लिए भेजा। न केवल सैनिकों को, बल्कि ग्रामीणों और चोरोकमीने लोगों को भी, जिन्होंने अपनी आंखों से बहुत देखा था। बीरबल के एजेंटों ने पता लगाया कि गोदामों के कुछ प्रबंधक रात के समय कुछ अनजान गाड़ियों को अनलोड करते हैं। कुछ बूथों पर नकद का आदान प्रदान होता है और एक विशेष गोल्डन मोहर जो केवल दरबारियों के दस्तखतों में होती थी, उसके कुछ नकल बाजार में मिल रहे थे। ये सब संकेत स्पष्ट था। किसी न किसी ने राज्य के भोजन चाबियों को चुराकर काले बाजार में उड़ा दिया था और उससे राजस्व बढ़ाने के बहाने साजिश की रकम खर्च कर रहे थे। पर लोग किस लिए? शायद सत्ता का लोभ, शायद बाहरी सेनाओं के लिए धन जुटाना। कारण चाहे जो भी हो, असर जनता पर हुआ। खाना कम और साजिश बढ़ी। कई लोगों ने सुझाव दिया कि तुरंत गिरे हुए कथित नवाबों को पकड़ लिया जाए और सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाए ताकि बाकी लोग डर जाएं। पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, डर से शासन लंबा नहीं चलता। डर से लोग छुपते हैं और छुपने वाला साजिश को और गहरा कर देगा। हमें साजिश को सार्वजनिक के तौर पर बेनकाब करना होगा। ऐसा बेनकाब कि जनता खुद देखे कि कौन है साजिश करने वाला और क्यों, और उस निष्कर्ष तक पहुंचे कि उनका हित किसमें है। अकबर ने सच्चाई की चाह में कहा, ठीक है, पर कैसे? बीरबल ने कहा, हमें एक जाल बिछाना होगा। ऐसा जाल जिसमें साजिशी अपना रंग दिखाने पर मजबूर हो और हम उन्हें तब पकड़े जब जनता उनकी सच्चाई देखे। योजना ये बनी कि कुछ नकली खबरें छोड़ी जाए। कहीं यह बताया जाएगा कि राज्य ने विदेश से बड़े परिमाण में अनाज खरीद लिया है और वो कुछ गोदामों में स्टोर किया जाएगा, पर वास्तविक गोदामों को सुरक्षित रखा जाएगा। बीरबल और अकबर ने एक नकली अनाज डील की अफवाह फैलवाई, जिसमें कुछ गोदामों में विशेष कीमती अनाज आने वाला बताया गया। साजिश करने वालों का ध्यान उन गोदामों की ओर खिंचा और वे खुद ही उन्हें निशाना बनाने लगे। उसी रात बीरबल के चुने हुए कुछ गोपनीय प्रहरी और सच्चे वफादार गोदामों के चारों ओर छुप गए। जब चोर आए और नकली गोदाम का पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें घेर कर पकड़ लिया गया। पर पकड़कर छिपा देना सरल नहीं था। बीरबल चाह रहा था कि यह पकड़ा जाना सिर्फ एक घटना न रहे, बल्कि इसका प्रभाव सार्वजनिक हो। इसलिए उन्होंने चोरों को कैद कर लिया, पर पहले उन्हें सुनने के लिए जनता के सामने लाया गया। चोरों के पास से जो कागज बत्था निकला, उसने चौंकाने वाला सच खोल दिया। उन नवाबों के हस्ताक्षर, नकदी की रसीदें और बैठकों की सूचियां, जिनमें सीमा पर की गई सैनिक तैयारियों के लिए धन भेजने की बात थी। जनता ने आंखों से देखा कि उनके अपने किस तरह उनके पेट का राशन उड़ा रहे थे और किस लिए, सत्ता और बाहरी शक्तियों के गठजोड़ में। जब बात खुलकर लोगों के सामने आई तो कुछ लोग रोए, कुछ गुस्से में फूट पड़े और कुछ ने तुरंत ही उन नवाबों की निंदा की। अकबर ने तुरंत कार्रवाई कर दी, पर बीरबल ने कहा कि कार्रवाई कुटुंब तोड़ नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को न्याय के दायरे में लाकर सबके सामने किस तरह बेनकाब किया जाए, यह भी जरूरी है। इसलिए साजिश के ठेकेदारों को सार्वजनिक सुनवाई के लिए बुलाया गया। उनमें से कुछ ने अपने अपराध स्वीकार किए,
कुछ ने बहाने बनाए और कुछ ने दूसरे के नाम बताने की कोशिश की। पर जो सबसे बड़ा धक्का था वो उन दस्तावेजों और मोहरों ने दिया जिनमें पारदर्शिता की कमी खुलकर थी। कई ठेकेदारों ने गरीब लोगों की राशन लिस्टों से भी कटौती की थी ताकि वो राशन उनके आपसी दलालों तक पहुंच सके। जनता का भरोसा टूट गया था, पर वही भरोसा अब एक नई आग में बदलने लगा, क्रोध और न्याय की मांग में। उस दिन अकबर ने सख्ती से फैसले लिए। न केवल दोषियों पर कार्रवाई हुई, बल्कि राशन व्यवस्था में बदलाव किए गए। पुराने गोदामों का पुनः जांच हुआ, भंडारण प्रणाली में पारदर्शिता लाई गई, गोरक्षक और जनता दोनों को शासन में शामिल करने का नियम बनाया गया ताकि कोई भी गोदाम बिना निगरानी के न रहे। कुछ नवाबों को बर्खास्त कर दिया गया, कुछ की संपत्ति जब्त की गई और कुछ पर कानूनी मुकदमे दर्ज किए गए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बीरबल ने जनता के साथ संवाद जारी रखा। अकबर ने स्वयं उन लोगों से माफी मांगी जिनके साथ अन्याय हुआ था और वादा किया कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए जनता को अधिकार दिए जाएंगे। पर संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। अभी भी सीमा पर हलचल थी और पड़ोसी राज्य की सेनाएं किसी भी वक्त हमला करने को तैयार थी। कुछ बागी नवाबों के समर्थन से वे और भी उत्साहित हुए। एक रात बीरबल अकबर के कक्ष में आया और बोला, जहांपनाह, साजिश का सिर काटा तो जा चुका है, पर हमने केवल कीड़े काटे थे। अब मकड़ी के जाल का सामना करने का वक्त है। पड़ोसी हमें यह देखने के लिए तंग कर रहे हैं कि हम कितने कमजोर हैं। हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम न केवल देह से बल्कि दिमाग और रणनीति से भी ताकतवर हैं। अकबर ने पूछा, तो तुम क्या सुझाते हो? बीरबल की आंखों में एक अलग सी तेजी थी, वो तेजी जिसे अकबर ने कई बार जीत की ओर बढ़ते देखा था। उसने कहा, हमें एक ऐसी दिखावटी दुर्बलता दिखानी चाहिए जिससे वे आत्मसंतुष्ट हों और हमला करने की जल्दी करें, और तभी हम उन्हें ऐसे घेरेंगे कि उनमें से कुछ भागेंगे, कुछ सौदेबाजी के लिए तैयार होंगे और कुछ बचे हुए सैनिकों को हमारे द्वारा झूठे संकेतों से फंसाया जाएगा। योजना सरल पर खतरनाक थी। बीरबल ने सुझाव दिया कि कुछ सीमांत किले खाली खाली दिखाए जाए, राजमार्गों पर सूचनाएं छोड़ी जाए कि राज्य की मुख्य सेना दूसरी तरफ कुछ दिनों के लिए तैनात है और कि हम कमजोर हैं। उनके इरादे ये थे कि पड़ोसी राज्य जब हमला करेगा तो उसे लगेगा कि ये एक फैली हुई मिली हुई ताकत का हमला है, पर असल में ये एक जाल होगा। हम अपने वफादार जासूसों और छुपे हुए सैनिकों से उनके पीछे पड़ेंगे और पर्दे के पीछे उन्हें घेरकर विखंडित कर देंगे। पर इस योजना में दुश्मन की चाल और समय का पूरा हिसाब चाहिए था। गलत हो जाता तो महल की दीवारें हिल सकती थी। अकबर ने हिम्मत दिखाई और योजना को स्वीकार कर लिया। अगले कुछ दिनों में उन्होंने सीमा पर खामोशी दिखाई, कुछ किले खाली कर दिए और अफवाहें फैलवाई कि अब उनकी सेना दूसरे क्षेत्रों में व्यस्त है। पड़ोसी राज्य ने राहत की सांस ली और अपने कुछ सेनापतियों को कहा कि समय अच्छा है, हम इस समय हमला करके राज खोल देंगे। पर जब उनकी सेनाएं आधिक्य से आगे बढ़ी और हमारे घोषित खाली किले में दाखिल हुई, तभी बीरबल की असली चालें सामने आईं। बीरबल के गुप्त सैनिकों ने रात के अंधेरे में उनके सप्लाई लाइनों पर वार किया, उनके कमांडरों के बीच भ्रम फैला दिया और उनके कुछ भरोसेमंद नायकों को रिश्वत देकर खरीद लिया गया। एक एक कर उनके तख्ते जमींदोज हुए और कुछ हिस्सों में तो लड़ाई थी ही नहीं। सैन्य चालाकी और छलकपट से काम हुआ। पड़ोसी राज्य को लगा कि वे आसान विजय पा रहे हैं, पर असलियत यह थी कि वे स्वयं अपने दांतों में फंसकर बुद्ध बन गए थे। उनका मनोबल गिरा और पीछे हटना पड़ा। लड़ाई के बाद अकबर ने पीछे बैठकर बीरबल की तरफ देखा। उसने कहा, तुमने हमारा सबसे बड़ा संकट उलट दिया, पर यह सब कितने जख्म छोड़ गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, युद्ध में जख्म होते हैं, पर असली जख्म वो होता है जो विश्वास में आती है। हमने लोगों का विश्वास वापस पाना था और हमने उसे पा लिया। अब मासूमों की क्षतिपूर्ति कीजिए। विरोधी की जमीन पर हम भी प्यार ना करें, पर हमारे राज्य के नागरिकों के लिए चिकित्सा
और अन्न की व्यवस्था अनिवार्य है। अकबर ने तुरंत कई राहत कार्यक्रम शुरू किए, खासकर उन जिलों में जहां लूटपाट और अस्थिरता के कारण ज्यादा नुकसान हुआ था। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि जहां भी सरकारी अधिकारियों की भूमिका रही, वहां कानूनी कार्रवाई हो और दोषियों को जनता के सामने सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी चेष्टा करने से पहले 100 बार सोचे। समय गया और राज्य धीरे धीरे स्थिर हुआ। बीरबल की बुद्धि ने संकट को टाला और अकबर की ईमानदारी ने जनता का भरोसा फिर से जीता। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा सबक जो अकबर और उसके राज्य ने सीखा वो ये था कि शक्ति का असली आधार परख की तरह नहीं, बल्कि समझ और साझा जिम्मेदारी में होता है। बीरबल ने अकबर को केवल युद्ध नहीं जीतने की टैक्टिक दी थी, उसने उसे ये समझाया था कि शासन और प्रजा के बीच का रिश्ता केवल आदेश आज्ञा का नहीं होना चाहिए, वो एक दिल से जुड़े विश्वास का रिश्ता होना चाहिए। कई महीनों बाद एक शाम अकबर और बीरबल छत पर बैठे थे। आकाश में कुछ सितारे जैसे अच्छे संकेत दे रहे थे। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, यदि तुम्हारा एक और सुझाव मिलता तो क्या तुम कहोगे कि हम और क्या बदलें? बीरबल ने हल्की हंसी के साथ कहा, जहांपनाह, शायद हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए जिनमें जन भागीदारी बढ़े। हर जिले में कुछ प्रतिनिधि हों जो राजकीय निर्णयों में भाग लें, ताकि कोई भी साजिश इतनी आसानी से न पाल सके। और हां, थोड़ी सी मीडिया भी, पर सही काम के लिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम सही कहते हो, मैं ये सब लागू करूंगा। बीरबल ने आंखें झपकाई और बोला, और जहांपनाह, जब भी संकट आए आजादी से सवाल पूछने दो, कभी कभी प्रश्न खुद ही उत्तर ढूंढ लेते हैं। अकबर ने परेशान सा चेहरा बनाया और कहा, कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फिर से भूल न जाऊं। कभी कभी राजसी शान लोगों से दूर कर देती है। बीरबल ने हाथ रखकर कहा, जहांपनाह, डरना स्वाभाविक है, पर उसे फैसलों में नहीं बदलने देना ही बुद्धिमत्ता है। तुमने आज सीखा है कि भरोसा जीतने में समय लगता है, पर खोने में वो एक झपकी जैसी होता है। इसलिए हर दिन थोड़ा सा अपने लोगों के साथ समय बिताओ, वो छोटा सा निवेश बड़ा सा लाभ दे देता है। अकबर की आंखों में अब निश्चय की चमक दिखी। उसने कहा, मैं वादा करता हूं, अब से हर हफ्ते मैं किसी न किसी गांव में जाऊंगा, और तुम्हारे बिना यह संभव नहीं होगा, बीरबल। बीरबल ने ढीली हंसी से कहा, जहांपनाह, आपकी छत्र छाया और आपकी सुनी जा रही बातें ही राज्य की असली शान है। और अगर कभी आप खो बैठे तो मैं आपकी याद दिलवाने वाला रहूंगा। दोनों ने एक साथ हंसी। उस हंसी में भय कम और उम्मीद ज्यादा थी। समय के साथ अकबर का शासन फिर से मजबूत हुआ। उसने प्रशासनिक सुधार किए, जनता में संवाद बढ़ाया और सुरक्षा प्रबंधों में पारदर्शिता लाई। बीरबल की सलाहों से कौशल और विवेक की छाप हर कोने में थी। पर सबसे महत्वपूर्ण यह था कि जनता ने अपने शासक को फिर से अपना माना। और जब जनता साथ होती है तो कोई भी संकट अंततः धराशायी नहीं कर सकता। कई वर्षों बाद जब अकबर की उम्र बढ़ी और वो इतिहास में समाहित होने लगा, तब भी उसकी मांगे और उसकी कहानियां लोग याद रखते थे। लोग बीरबल की चालों और अकबर की विनम्रता की दास्तानों को सुनाते थे, ये याद दिलाने के लिए कि शासक और प्रजा का रिश्ता केवल शक्ति का अनुशासन नहीं, बल्कि एक आपसी समझ है। और उस सबसे बड़े संकट की दास्तान, जिसमें भूख, साजिश और सीमा पर खतरा था, हमेशा के लिए एक मिसाल बनकर रह गई कि किस तरह बुद्धि, रणनीति और जनता का साथ मिलकर किसी भी संकट को टाल सकता है। कहानी का अंत जल्दी नहीं आता, वो यादों में बसी रहती है। बीरबल का नाम उस राज्य की गलियों में गूंजता रहा और अकबर ने जीवन भर उस सलाह को नहीं भुलाया जिसे बीरबल ने मुश्किल घड़ी में दिया था। लोग आज भी बताते हैं कि संकट चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, जब दिल में सच्चाई और दिमाग में चालाकी हो, तब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। और इसी सत्य ने अकबर के सबसे बड़े संकट को हारना नहीं दिया, बल्कि उसे एक नई ताकत दे दी, जिससे उसका राज्य लंबे समय तक खड़ा रहा। अकबर और बीरबल की सबसे प्रेरक कहानी।
अकबर का दरबार हमेशा से ही बुद्धि, न्याय और हंसी का संगम रहा था। पर एक बार ऐसा समय आया जब राज्य को सिर्फ बुद्धि की नहीं, बल्कि इंसानियत की भी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस समय अकबर के साम्राज्य में एक अनकही खामोशी फैल रही थी। नदियां पहले जैसी नहीं बह रही थी, खेतों की सरसराहट घनघोर सूनापन बन चुकी थी और बाजारों में दाम बढ़ते जा रहे थे। लोगों के चेहरों पर चिंता और थकान दोनों दिखने लगी थी। नवाब और अफसर रिपोर्टों में उलझे थे, पर उन कागजों में जो दर्द छिपा था वो लिखे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। एक दिन जब अकबर महल की मंडी में बैठा था, एक बूढ़ा किसान आया। उसके आंसू नहीं थे, पर उसकी बातों में दर्द ऐसी गंभीरता थी कि सुनने वाले का सीना भारी हो उठा। मेहरबानी करके बताइए जहांपनाह, इस साल हमारी फसलें सूख गईं, हमारे बीज बचे नहीं और बाजार में हमारी खैरियत खत्म हो गई। क्या आपका राजा हमें भूखा देखकर भी शाही हुक्मों में व्यस्त रहेगा? अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उसने किसानों से वादा किया कि वो हर संभव मदद करेगा, पर उसे भीतर से पता था कि अकबर ने हिम्मत दिखाई और योजना को स्वीकार कर लिया। अगले कुछ दिनों में उन्होंने सीमा पर खामोशी दिखाई, कुछ किले खाली कर दिए और अफवाहें फैलवाई कि अब उनकी सेना दूसरे क्षेत्रों में व्यस्त है। पड़ोसी राज्य ने राहत की सांस ली और अपने कुछ सेनापतियों को कहा कि समय अच्छा है, हम इस समय हमला करके राज खोल देंगे। पर जब उनकी सेनाएं आधिक्य से आगे बढ़ी और हमारे घोषित खाली किले में दाखिल हुई, तभी बीरबल की असली चालें सामने आईं। बीरबल के गुप्त सैनिकों ने रात के अंधेरे में उनके सप्लाई लाइनों पर वार किया, उनके कमांडरों के बीच भ्रम फैला दिया और उनके कुछ भरोसेमंद नायकों को रिश्वत देकर खरीद लिया गया। एक एक कर उनके तख्ते जमींदोज हुए और कुछ हिस्सों में तो लड़ाई थी ही नहीं, सैन्य चालाकी और छलकपट से काम हुआ। पड़ोसी राज्य को लगा कि वे आसान विजय पा रहे हैं, पर असलियत यह थी कि वे स्वयं अपने दांतों में फंसकर बुद्ध बन गए थे। उनका मनोबल गिरा और पीछे हटना पड़ा। लड़ाई के बाद अकबर ने पीछे बैठकर बीरबल की तरफ देखा। उसने कहा, तुमने हमारा सबसे बड़ा संकट उलट दिया, पर यह सब कितने जख्म छोड़ गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, युद्ध में जख्म होते हैं, पर असली जख्म वो होता है जो विश्वास में आती है। हमने लोगों का विश्वास वापस पाना था और हमने उसे पा लिया। अब मासूमों की क्षतिपूर्ति कीजिए। विरोधी की जमीन पर हम भी प्यार ना करें, पर हमारे राज्य के नागरिकों के लिए चिकित्सा और अन्न की व्यवस्था अनिवार्य है। अकबर ने तुरंत कई राहत कार्यक्रम शुरू किए, खासकर उन जिलों में जहां लूटपाट और अस्थिरता के कारण ज्यादा नुकसान हुआ था। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि जहां भी सरकारी अधिकारियों की भूमिका रही, वहां कानूनी कार्रवाई हो और दोषियों को जनता के सामने सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी चेष्टा करने से पहले 100 बार सोचे। समय गया और राज्य धीरे धीरे स्थिर हुआ। बीरबल की बुद्धि ने संकट को टाला और अकबर की ईमानदारी ने जनता का भरोसा फिर से जीता। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा सबक जो अकबर और उसके राज्य ने सीखा वो ये था कि शक्ति का असली आधार परख की तरह नहीं, बल्कि समझ और साझा जिम्मेदारी में होता है। बीरबल ने अकबर को केवल युद्ध नहीं जीतने की टैक्टिक दी थी, उसने उसे ये समझाया था कि शासन और प्रजा के बीच का रिश्ता केवल आदेश आज्ञा का नहीं होना चाहिए, वो एक दिल से जुड़े विश्वास का रिश्ता होना चाहिए। कई महीनों बाद एक शाम अकबर और बीरबल छत पर बैठे थे। आकाश में कुछ सितारे जैसे अच्छे संकेत दे रहे थे। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, यदि तुम्हारा एक और सुझाव मिलता तो क्या तुम कहोगे कि हम और क्या बदलें? बीरबल ने हल्की हंसी के साथ कहा, जहांपनाह, शायद हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए जिनमें जन भागीदारी बढ़े। हर जिले में कुछ प्रतिनिधि हों जो राजकीय निर्णयों में भाग ले, ताकि कोई भी साजिश इतनी आसानी से न पाल सके। और हां, थोड़ी सी मीडिया भी, पर सही काम के लिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम सही कहते हो, मैं ये सब लागू करूंगा। बीरबल ने आंखें झपकाई और बोला, और जहांपनाह, जब भी संकट आए
आजादी से सवाल पूछने दो, कभी कभी प्रश्न खुद ही उत्तर ढूंढ लेते हैं। अकबर ने परेशान सा चेहरा बनाया और कहा, कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फिर से भूल न जाऊं। कभी कभी राजसी शान लोगों से दूर कर देती है। बीरबल ने हाथ रखकर कहा, जहांपनाह, डरना स्वाभाविक है, पर उसे फैसलों में नहीं बदलने देना ही बुद्धिमत्ता है। तुमने आज सीखा है कि भरोसा जीतने में समय लगता है, पर खोने में वो एक झपकी जैसी होता है। इसलिए हर दिन थोड़ा सा अपने लोगों के साथ समय बिताओ। वो छोटा सा निवेश बड़ा सा लाभ दे देता है। अकबर की आंखों में अब निश्चय की चमक दिखी। उसने कहा, मैं वादा करता हूं, अब से हर हफ्ते मैं किसी न किसी गांव में जाऊंगा, और तुम्हारे बिना यह संभव नहीं होगा, बीरबल। बीरबल ने ढीली हंसी से कहा, जहांपनाह, आपकी छत्र छाया और आपकी सुनी जा रही बातें ही राज्य की असली शान है। और अगर कभी आप खो बैठे तो मैं आपकी याद दिलवाने वाला रहूंगा। दोनों ने एक साथ हंसी। उस हंसी में भय कम और उम्मीद ज्यादा थी। समय के साथ अकबर का शासन फिर से मजबूत हुआ। उसने प्रशासनिक सुधार किए, जनता में संवाद बढ़ाया और सुरक्षा प्रबंधों में पारदर्शिता लाई। बीरबल की सलाहों से कौशल और विवेक की छाप हर कोने में थी। पर सबसे महत्वपूर्ण यह था कि जनता ने अपने शासक को फिर से अपना माना। और जब जनता साथ होती है तो कोई भी संकट अंततः धराशायी नहीं कर सकता। कई वर्षों बाद जब अकबर की उम्र बढ़ी और वो इतिहास में समाहित होने लगा, तब भी उसकी मांगे और उसकी कहानियां लोग याद रखते थे। लोग बीरबल की चालों और अकबर की विनम्रता की दास्तानों को सुनाते थे, ये याद दिलाने के लिए कि शासक और प्रजा का रिश्ता केवल शक्ति का अनुशासन नहीं, बल्कि एक आपसी समझ है। और उस सबसे बड़े संकट की दास्तान, जिसमें भूख, साजिश और सीमा पर खतरा था, हमेशा के लिए एक मिसाल बनकर रह गई कि किस तरह बुद्धि, रणनीति और जनता का साथ मिलकर किसी भी संकट को टाल सकता है। कहानी का अंत जल्दी नहीं आता, वो यादों में बसी रहती है। बीरबल का नाम उस राज्य की गलियों में गूंजता रहा, और अकबर ने जीवन भर उस सलाह को नहीं भुलाया जिसे बीरबल ने मुश्किल घड़ी में दिया था। लोग आज भी बताते हैं कि संकट चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, जब दिल में सच्चाई और दिमाग में चालाकी हो, तब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। और इसी सत्य ने अकबर के सबसे बड़े संकट को हारना नहीं दिया, बल्कि उसे एक नई ताकत दे दी, जिससे उसका राज्य लंबे समय तक खड़ा रहा। अकबर और बीरबल की सबसे प्रेरक कहानी। अकबर का दरबार हमेशा से ही बुद्धि, न्याय और हंसी का संगम रहा था। पर एक बार ऐसा समय आया जब राज्य को सिर्फ बुद्धि की नहीं, बल्कि इंसानियत की भी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस समय अकबर के साम्राज्य में एक अनकही खामोशी फैल रही थी। नदियां पहले जैसी नहीं बह रही थी, खेतों की सरसराहट घनघोर सूनापन बन चुकी थी, और बाजारों में दाम बढ़ते जा रहे थे। लोगों के चेहरों पर चिंता और थकान दोनों दिखने लगी थी। नवाब और अफसर रिपोर्टों में उलझे थे, पर उन कागजों में जो दर्द छिपा था, वो लिखे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। एक दिन जब अकबर महल की मंडी में बैठा था, एक बूढ़ा किसान आया। उसके आंसू नहीं थे, पर उसकी बातों में दर्द ऐसी गंभीरता थी कि सुनने वाले का सीना भारी हो उठा। मेहरबानी करके बताइए, जहांपनाह, इस साल हमारी फसलें सूख गईं, हमारे बीज बचे नहीं, और बाजार में हमारी खैरियत खत्म हो गई। क्या आपका राजा हमें भूखा देखकर भी शाही हुक्मों में व्यस्त रहेगा? अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उसने किसानों से वादा किया कि वो हर संभव मदद करेगा, पर उसे भीतर से पता था कि स्थानों पर हमारे गोदामों से अनाज भी गायब हुआ है। पर सबसे अहम यह है कि जनता को लगने लगा है कि उनका शासक उनसे दूर है। अकबर ने पूछा, तो उपाय क्या है? बीरबल का जवाब सरल था, पर गहरा। हमें एक ऐसा कार्यक्रम चाहिए जो तुरंत राहत दे और साथ ही दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता भी दे। अकबर ने पूछा, क्या तुमने कुछ सोचा है? बीरबल ने मुस्कान दी और कहा, मैंने सोचा है, पर यह सोचना नहीं बसाने से होगा। हमें लोगों के बीच जाकर उनकी जिंदगी देखनी होगी, उनकी बातों को सुनना होगा
और फिर मिलकर हल निकालना होगा। अगले दिन अकबर और बीरबल ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने आदेश दिया कि एक सप्ताह के लिए महल के सभी अधिकारी छोटे छोटे गांवों में जाएंगे और वही काम करेंगे जो वहां के लोग करते हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि यह मजाक है, पर अकबर तो सच्चाई से काम लेना चाहता था। वो जनता के बीच जाएगा, खेतों में खड़े होगा, बांसुरी नहीं बजाएगा बल्कि हल चलाएगा। इस कदम से लोगों को सबसे पहले आश्चर्य हुआ, फिर उम्मीद और अंततः भरोसा। पर बीरबल ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली काम योजना और शिक्षा में है। बीरबल ने तुरंत सामुदायिक भंडार और बीज साझा योजना की शुरुआत की। उसने कहा कि महल के कुछ अनाज भंडारों को स्थानीय समितियों के हवाले किया जाए, पर पारदर्शी तरीके से। हर गांव में कुछ सम्मानित लोग मिलकर देखेंगे कि अनाज किसे चाहिए और किसे नहीं। साथ ही बीरबल ने स्थानीय बैंकों के माध्यम से छोटे छोटे किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रस्ताव रखा, ताकि वे अगले सीजन की तैयारी कर सकें। इन फैसलों ने जैसे हवा में एक नई सुबह लौटा दी। लोगों ने मिलकर काम किया, बीज बांटे गए और खेतों में फिर हल चलने लगा। पर संकट यही खत्म नहीं हुआ था। एक शातिर व्यापारी ने कीमतें बढ़ाकर फायदा उठाने की कोशिश की और काले बाजार से अनाज नियंत्रित करना शुरू कर दिया। बीरबल ने रणनीति बनाई। वो चाहता था कि न सिर्फ समस्या का तुरंत हल निकले, बल्कि लोग सीखें कि असली शक्ति समुदाय में है। उसने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें भेजी, जिनमें कृषि के आधुनिक तरीकों के साथ साथ साझा संसाधनों के महत्व की सीख दी गई। बच्चों ने अपने घर जाकर नर्सरी लगाने शुरू कर दी। महिलाएं मिलकर सूखे क्षेत्रों में जल संरक्षण की तरकीबें सीखने लगी और पुरुष सामुदायिक समितियों में भाग लेने लगे। धीरे धीरे गांवों की रीढ़ सुदृढ़ हुई और कूपन बाजार और पारदर्शी वितरण से काले बाजार की साजिश टूट गई। इन सब के बीच एक घटिया षड्यंत्र और उभर आया। कुछ सरकारी अफसरों ने राज्य के कुछ स्रोतों को निजी फायदों में बांटना शुरू कर दिया। जब यह बात सामने आई, अकबर को गहरी चोट पहुंची, पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, गुस्सा करना आसान है, पर बेहतरी तब आएगी जब हम दोषियों को न्याय के दायरे में लाएं और जनता को यह दिखाएं कि न्याय सबके लिए बराबर है। उन्होंने सार्वजनिक सुनवाई करके दोषियों को सबके सामने बेनकाब किया और फिर उनकी संपत्ति राज्य को लौटाई, ताकि वो जनता के काम आए। न्याय की ये झलक जनता के कंधों से भार कुछ हल्का कर गई और फिर से लोग महसूस करने लगे कि उनका शासक उनकी भलाई के लिए है। कहानी में मोड़ तब आया जब एक छोटा सा कस्बा आया, जहां की नदी पूरी तरह सूख चुकी थी। उस कस्बे के लोग अकबर से शिकायत लेकर आए कि उनकी जमीन बंजर हो चुकी है और बच्चे पढ़ने की शक्ति खो रहे हैं। बीरबल ने वहां जाकर देखा कि समस्या सिर्फ बारिश की कमी की नहीं, बल्कि ऊपर से आए हुए कुछ बड़े तालाबों के अतिक्रमण की भी थी। उसने अकबर के साथ मिलकर एक योजना बनाई। न केवल तालाबों की मरम्मत की जाएगी, बल्कि नदी के किनारे छोटे छोटे बांध बनाकर जल संग्रह की प्रणाली लागू की जाएगी। इस योजना में महल ने धन दिया, पर काम गांव वालों ने स्वयं किया। यहां तक कि बच्चे भी भाग लिए। जब पानी फिर से बहा और खेत हरियाले नजर आए, तब लोगों की आंखों में वही चमक लौट आई जिसे बीरबल हमेशा से देखना चाहता था। आत्मगौरव और अपने हाथों की उपज के लिए गर्व। एक बार की बात है कि रास्ते में एक युवा लड़का मिला। उसके हाथ में किताब थी, पर उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने बताया कि वो पढ़ना चाहता है, पर उसके माता पिता के पास पैसा नहीं है कि वे उसे पढ़ा सकें। बीरबल ने तुरंत कहा, हमें ऐसे बच्चों के लिए स्कूल शुल्क माफ करने चाहिए और उन्हें पाठ्य सामग्री व पुस्तकें देनी चाहिए। अकबर ने आदेश दिया और महल ने एक विशेष फंड बनाया, पर बीरबल ने कहा, यह पर्याप्त नहीं, समाज को खुद आगे आना होगा। इसलिए बीरबल ने ज्ञानदाता सप्ताह की शुरुआत की, जहां शहर और गांव के सम्मानित लोग स्वयं पुस्तकें दान करते, शिक्षकों को मदद करते और बच्चों के साथ संवाद करते। इस छोटे से कदम ने शिक्षा की आग को पल्लवित कर दिया और वही युवा लड़का
जो पहले चिंतित था, बड़े होकर एक दिन गांव का प्रधान बन गया और दूसरों के लिए अवसर लाने लगा। कई महीने बाद, जब सब कुछ ठीक होते जा रहा था, एक बड़ा समुद्री तूफान आया जिसने सीमा क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। अकबर के राज्य ने साथ दिया और राहत कार्य तेजी से शुरू हो गए। पर बीरबल ने कहा कि राहत केवल बांटने की चीज नहीं, बल्कि लोग कैसे संभालते हैं, ये भी मायने रखता है। इसलिए उन्होंने राहत वितरण को पारदर्शी और स्थानीय समितियों के माध्यम से किया, जिससे लूटपाट का खतरा घट गया और लोगों में व्यवस्था पर भरोसा बना रहा। तूफान के बाद जो सबसे बड़ा सबक मिला वो ये था कि संकट के समय समुदाय की एकजुटता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इन सफलताओं के बावजूद सबसे प्रेरक घटना वह थी जो सबसे छोटे से गांव में हुई। वहां की एक वृद्ध महिला, जिसका नाम जानकी था, उसने अपने पूरे जीवन में जो थोड़ी सी बचत की थी, उसे बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने में दे दी। उसने कहा, मैं अपना संसार नहीं दे रही, मैं अपना विश्वास दे रही हूं कि पढ़ाई ही आने वाले कल की चाबी है। जानकी की ये छोटी सी उदारता बाकी गांव वालों के दिलों में एक दिया जला गई। अन्य लोग भी छोटे छोटे योगदान देने लगे। कुछ बच्चों के लिए नोटबुकें, कुछ शिक्षण सामग्री और कुछ समय। ये एक सामुदायिक आत्मा बन गई जो किसी ने भी बड़े नियमों से कहीं ज्यादा बदल कर रख दिया। स्थानों पर हमारे गोदामों से अनाज भी गायब हुआ है, पर सबसे अहम यह है कि जनता को लगने लगा है कि उनका शासक उनसे दूर है। अकबर ने पूछा, तो उपाय क्या है? बीरबल का जवाब सरल था पर गहरा। हमें एक ऐसा कार्यक्रम चाहिए जो तुरंत राहत दे और साथ ही दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता भी दे। अकबर ने पूछा, क्या तुमने कुछ सोचा है? बीरबल ने मुस्कान दी और कहा, मैंने सोचा है, पर यह सोचना नहीं बसाने से होगा। हमें लोगों के बीच जाकर उनकी जिंदगी देखनी होगी, उनकी बातों को सुनना होगा और फिर मिलकर हल निकालना होगा। अगले दिन अकबर और बीरबल ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने आदेश दिया कि एक सप्ताह के लिए महल के सभी अधिकारी छोटे छोटे गांवों में जाएंगे और वही काम करेंगे जो वहां के लोग करते हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि यह मजाक है, पर अकबर तो सच्चाई से काम लेना चाहता था। वो जनता के बीच जाएगा, खेतों में खड़े होगा, बांसुरी नहीं बजाएगा, बल्कि हल चलाएगा। इस कदम से लोगों को सबसे पहले आश्चर्य हुआ, फिर उम्मीद और अंततः भरोसा। पर बीरबल ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली काम योजना और शिक्षा में है। बीरबल ने तुरंत सामुदायिक भंडार और बीज साझा योजना की शुरुआत की। उसने कहा कि महल के कुछ अनाज भंडारों को स्थानीय समितियों के हवाले किया जाए, पर पारदर्शी तरीके से। हर गांव में कुछ सम्मानित लोग मिलकर देखेंगे कि अनाज किसे चाहिए और किसे नहीं। साथ ही बीरबल ने स्थानीय बैंकों के माध्यम से छोटे छोटे किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रस्ताव रखा, ताकि वे अगले सीजन की तैयारी कर सकें। इन फैसलों ने जैसे हवा में एक नई सुबह लौटा दी। लोगों ने मिलकर काम किया, बीज बांटे गए और खेतों में फिर हल चलने लगा। पर संकट यही खत्म नहीं हुआ था। एक शातिर व्यापारी ने कीमतें बढ़ाकर फायदा उठाने की कोशिश की और काले बाजार से अनाज नियंत्रित करना शुरू कर दिया। बीरबल ने रणनीति बनाई। वो चाहता था कि न सिर्फ समस्या का तुरंत हल निकले, बल्कि लोग सीखें कि असली शक्ति समुदाय में है। उसने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें भेजी, जिनमें कृषि के आधुनिक तरीकों के साथ साथ साझा संसाधनों के महत्व की सीख दी गई। बच्चों ने अपने घर जाकर नर्सरी लगाने शुरू कर दी। महिलाएं मिलकर सूखे क्षेत्रों में जल संरक्षण की तरकीबें सीखने लगी और पुरुष सामुदायिक समितियों में भाग लेने लगे। धीरे धीरे गांवों की रीढ़ सुदृढ़ हुई और कूपन बाजार और पारदर्शी वितरण से काले बाजार की साजिश टूट गई। इन सब के बीच एक घटिया षड्यंत्र और उभर आया। कुछ सरकारी अफसरों ने राज्य के कुछ स्रोतों को निजी फायदों में बांटना शुरू कर दिया। जब यह बात सामने आई, अकबर को गहरी चोट पहुंची, पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, गुस्सा करना आसान है, पर बेहतरी तब आएगी जब हम दोषियों को न्याय के दायरे में लाएं
और जनता को ये दिखाएं कि न्याय सबके लिए बराबर है। उन्होंने सार्वजनिक सुनवाई करके दोषियों को सबके सामने बेनकाब किया और फिर उनकी संपत्ति राज्य को लौटाई ताकि वो जनता के काम आए। न्याय की ये झलक जनता के कंधों से भार कुछ हल्का कर गई और फिर से लोग महसूस करने लगे कि उनका शासक उनकी भलाई के लिए है। कहानी में मोड़ तब आया जब एक छोटा सा कस्बा आया जहां की नदी पूरी तरह सूख चुकी थी। उस कस्बे के लोग अकबर से शिकायत लेकर आए कि उनकी जमीन बंजर हो चुकी है और बच्चे पढ़ने की शक्ति खो रहे हैं। बीरबल ने वहां जाकर देखा कि समस्या सिर्फ बारिश की कमी की नहीं, बल्कि ऊपर से आए हुए कुछ बड़े तालाबों के अतिक्रमण की भी थी। उसने अकबर के साथ मिलकर एक योजना बनाई। न केवल तालाबों की मरम्मत की जाएगी, बल्कि नदी के किनारे छोटे छोटे बांध बनाकर जल संग्रह की प्रणाली लागू की जाएगी। इस योजना में महल ने धन दिया, पर काम गांव वालों ने स्वयं किया। यहां तक कि बच्चे भी भाग लिए। जब पानी फिर से बहा और खेत हरियाले नजर आए, तब लोगों की आंखों में वही चमक लौट आई जिसे बीरबल हमेशा से देखना चाहता था। आत्मगौरव और अपने हाथों की उपज के लिए गर्व। एक बार की बात है कि रास्ते में एक युवा लड़का मिला। उसके हाथ में किताब थी, पर उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने बताया कि वो पढ़ना चाहता है, पर उसके माता पिता के पास पैसा नहीं है कि वे उसे पढ़ा सकें। बीरबल ने तुरंत कहा, हमें ऐसे बच्चों के लिए स्कूल शुल्क माफ करने चाहिए और उन्हें पाठ्य सामग्री व पुस्तकें देनी चाहिए। अकबर ने आदेश दिया और महल ने एक विशेष फंड बनाया, पर बीरबल ने कहा यह पर्याप्त नहीं, समाज को खुद आगे आना होगा। इसलिए बीरबल ने ज्ञानदाता सप्ताह की शुरुआत की, जहां शहर और गांव के सम्मानित लोग स्वयं पुस्तकें दान करते, शिक्षकों को मदद करते और बच्चों के साथ संवाद करते। इस छोटे से कदम ने शिक्षा की आग को पल्लवित कर दिया और वही युवा लड़का जो पहले चिंतित था, बड़े होकर एक दिन गांव का प्रधान बन गया और दूसरों के लिए अवसर लाने लगा। कई महीने बाद जब सब कुछ ठीक होते जा रहा था, एक बड़ा समुद्री तूफान आया जिसने सीमा क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। अकबर के राज्य ने साथ दिया और राहत कार्य तेजी से शुरू हो गए। पर बीरबल ने कहा कि राहत केवल बांटने की चीज नहीं, बल्कि लोग कैसे संभालते हैं ये भी मायने रखता है। इसलिए उन्होंने राहत वितरण को पारदर्शी और स्थानीय समितियों के माध्यम से किया, जिससे लूटपाट का खतरा घट गया और लोगों में व्यवस्था पर भरोसा बना रहा। तूफान के बाद जो सबसे बड़ा सबक मिला वो ये था कि संकट के समय समुदाय की एकजुटता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इन सफलताओं के बावजूद सबसे प्रेरक घटना वह थी जो सबसे छोटे से गांव में हुई। वहां की एक वृद्ध महिला जिसका नाम जानकी था, उसने अपने पूरे जीवन में जो थोड़ी सी बचत की थी, उसे बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने में दे दी। उसने कहा, मैं अपना संसार नहीं दे रही, मैं अपना विश्वास दे रही हूं कि पढ़ाई ही आने वाले कल की चाबी है। जानकी की ये छोटी सी उदारता बाकी गांव वालों के दिलों में एक दिया जला गई। अन्य लोग भी छोटे छोटे योगदान देने लगे। कुछ बच्चों के लिए नोटबुकें, कुछ शिक्षण सामग्री और कुछ समय। ये एक सामुदायिक आत्मा बन गई जो किसी ने भी बड़े नियमों से कहीं ज्यादा बदलकर रख दिया। समय के साथ अकबर ने अपने राज्य को केवल भौतिक व्यवस्था से नहीं, बल्कि मानवीय समझ से भी सुदृढ़ किया। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की दया ने मिलकर समाज में ऐसा ढांचा खड़ा किया कि भविष्य में आने वाले संकटों का सामना करने के लिए लोग स्वयं तैयार हो गए। लोगों ने सीखा कि समस्या केवल ऊपर से निर्देशों से हल नहीं होती, समुदाय के प्रत्येक सदस्य का योगदान जरूरी है। छोटे फैसलों की बड़ी दूरगामी ताकत को समझते हुए अकबर ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वसमर्थन संस्थाओं पर विशेष जोर दिया। अब राज्य के हर हिस्से में वो आत्मनिर्भरता की लहर दिखने लगी जो पहले केवल बीरबल के सपनों में थी। कहानी का असली प्रेरक मोड़ तब आया जब अकबर ने बीरबल के पास जाकर कहा, तुमने जो किया वो केवल योजनाएं नहीं थी, तुमने लोगों को विश्वास दिया। पर बताओ,
तुम्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, प्रेरणा तो सबकी कहानियों से मिलती है। हर रोज जब मैं किसी किसान की मुस्कान देखता हूं, किसी बच्चे की आंखों में चमक देखता हूं, तब मुझे यही याद आता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा स्रोत है। मैं बस उस स्रोत को जगाता हूं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम मेरे सबसे बड़े गुरु हो, बीरबल। बीरबल ने हल्का सा झुककर कहा, जहांपनाह, गुरु वही है जो अपने लोगों की सुनता है। इस कहानी का आखिरी सबक सरल था पर गहरा। बड़ा बदलाव बड़े से बड़े शासक के कमांड से नहीं, छोटे छोटे दिलों के जुड़ने से आता है। बीरबल और अकबर ने मिलकर यह दिखाया कि इंसानियत, पारदर्शिता, शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी किसी भी संकट को अवसर में बदल सकती है। जहां शक्ति और नीति से काम नहीं चल रहा होता, वहां समझ, सुनना और साथ मिलकर काम करना सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और यही सबक आज भी प्रेरक है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अगर लोग एक दूसरे के दर्द को समझें और मदद का हाथ बढ़ाएं, तो अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। कहानी के अंत में अकबर और बीरबल एक शाम किले की छत पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर शहर की रोशनी मध्यम फूट रही थी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोला, हमने जो पाया, क्या वही नहीं जो हर इंसान का असली लक्ष्य होना चाहिए? बीरबल ने गर्म चाय की प्याली उठाई और मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, असली लक्ष्य यही है, दूसरों के लिए जीना और अपनी छोटी छोटी खुशियों को साझा करना। और दोनों हंस पड़े। हंसी में संतोष था, उम्मीद थी और आगे के कामों की ताजा ऊर्जा। ये कहानी सिर्फ सत्ता और बुद्धि की नहीं है, ये कहानी सहानुभूति, साझा जिम्मेदारी और उम्मीद की है। अकबर और बीरबल ने मिलकर ये सिखाया कि प्रेरणा कहीं बाहर नहीं, भीतर होती है, जो तब तक बाहर नहीं आती जब तक किसी के पास दूसरों को सुनने और साथ चलने की हिम्मत न हो। यही कारण है कि उनकी ये कहानी आज भी प्रेरित करती है, क्योंकि ये बताती है कि परिवर्तन की शुरुआत हर उस छोटे छोटे कदम से होती है जो हम किसी के लिए उठाते हैं।